नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की कहानी एक साम्यहीन साम्यवादी। लेखक का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 20 जून 1910 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार, लेखक एवं कवि ये हैं। भुवनेश्वर साहित्य जगत का ऐसा नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से अलग किस्म का साहित्य सृजन किया। भुवनेश्वर ने मध्यवर्गीय की विडंबनाओं को कटु सत्य के प्रति रूप में उकेरा। उन्हें आधुनिक एकांकियों के जनक होने का गौरव भी हासिल है। एकांकी, कहानी, कविता, समीक्षा जैसे कई विधाओं में भुवनेश्वर ने साहित्य को नए तेवर वाली रचनाएं दी। एक ऐसा साहित्यकार जिसने अपनी रचनाओं से आधुनिक संवेदनाओं की नई परिपाटी विकसित की। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने उनको भविष्य का रचनाकार माना था। इसकी एक खास वजह यह थी कि भुवनेश्वर अपनी रचना काल से बहुत आगे की सोच के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में कलातीतता का बोध होता है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से यह भूतकाल से न जुड़कर भविष्य के साथ ज्यादा प्रासंगिक नजर आती है। कारवां की भूमिका में स्वयं भुवनेश्वर ने लिखा है कि विवेक और तर्क तीसरे श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं। उनका यह मानना उनकी रचनाओं में स्पष्टतया दृष्टिगोचर भी होता भी है। इंसान को वस्तु में बदलने जाने की जो तस्वीर उन्होंने उकेरी वह आज भी समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। सारांश पढ़ने से पहले पात्रों को थोड़ा समझ लेते हैं। सुंदर एक मजदूर है। पार्वती सुंदर की पत्नी है। गोविंद सुंदर का साथी है और साथ में वो मजदूर भी है। मिस्टर मिश्रा मजदूर के नेता है। मिस्टर कपूर मिस्टर मिश्रा के सहयोगी है, यानी कि असिस्टेंट। मोहन स्वरूप अग्रवाल मिल के मालिक है। एक और वृद्ध मजदूर का चर्चा है और एक घर का नौकर भी है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। ये एक नाटक है और नाटक का मंचन कानपुर के एक मजदूरों के निवास स्थान पर शुरू होता है, जहाँ साधारण जीवन जीने वाले मजदूरों की समस्याओं और उनकी आपसी बातचीत को दर्शाया गया है। मुख्य पात्र सुंदर, पार्वती, गोविंद और अन्य मजदूर हैं जो अपनी दयनीय स्थिति, गरीबी और अन्याय का सामना कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत सुंदर और पार्वती की बातचीत से होती है। सुंदर पार्वती को बताता है कि कई लोग तुम्हें पसंद करते हैं, जिससे पार्वती नाराज हो जाती है। गोविंद एक अन्य मजदूर अपनी परेशानियों को उजागर करता है और यह कहता है कि रईस लोग अपने पैसे को फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं, जबकि वे खुद पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पार्वती इस स्थिति पर गुस्से में है और सवाल करती है कि वो खेती क्यों नहीं करते। गोविंद की दलील है कि खेती करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। समाज के बीच में एक वृद्ध मजदूर आते हैं जो नए विचारों और बदलाव की चर्चा करते हैं। वे मजदूरों को यह बताते हैं कि उनके नेता, वकील साहब समाज में समानता की बात करते हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही है। इस पूरे नाटक में सामाजिक असमानता, मजदूरों की दयनीय स्थिति और उनके बीच के संघर्ष को बारीकी से दर्शाया गया है। पात्रों की बातचीत से यह साफ हो जाता है कि वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव की आवश्यकता को महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस रास्ता नहीं होता। अंततः यह नाटक मजदूर वर्ग की दुखदायी जीवन शैली और उनके हक की लड़ाई की कहानी बुनता है। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य शुरू होता है। यहाँ पर कामरेड उपा मिश्र का बंगला है, जहाँ पर वह अपने सहकर्मी मिस्टर कपूर के साथ बैठक में बैठ के बातें कर रहे हैं। मिस्टर मिश्रा जो एक श्रमिक नेता है, अपने कार्यों और योजनाओं को लेकर काफी व्यस्त है। उनका समाज पूंजीवादियों की दुष्टताओं और श्रमिकों की दुर्दशा पर केंद्रित है। इस बीच मिस्टर मनोहर स्वरूप अग्रवाल, जो जुगल किशोर मिल का प्रमुख भागीदार है, यानी कि पार्टनर, प्रवेश करते हैं। उनके और मिश्रा के बीच तीखी बहस होती है। अग्रवाल अपनी पूंजीपति स्वार्थों की रक्षा करते हैं और श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी करते हैं। वे मिश्रा के सिद्धांतों को हास्यास्पद मानते हैं और अपने धन के बल पर समाज में अपने को सुखी और सुरक्षित मानते हैं। मिस्टर मिश्रा और अग्रवाल के बीच संवाद में मिश्रा पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता पर बल देते हैं, जबकि अग्रवाल श्रमिकों को अपनी स्थिति स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। मिश्रा का लक्ष्य है श्रमिकों को संगठित होना और उनकी मेहनत का फल पाना, लेकिन अग्रवाल उन्हें उपहास के माध्यम से चिढ़ाते हैं। उपहास यानी मजाक उड़ाना। दृश्य के अंत में मिश्रा की हताश स्पष्ट होती है जब वे अग्रवाल को उनकी पूंजीपतीय दृष्टिकोण के लिए खारिज कर देते हैं, जबकि अग्रवाल उनकी मेहनत को केवल एक कवि की कल्पना मानते हैं। यह दृश्य समाज में श्रमिकों, पूंजीपतियों के बीच गहरे विभाजन और संघर्ष को उजागर करता है।
यहाँ पर तीसरा दृश्य शुरू होता है। एक कुलियों की बस्ती है जहाँ पर मजदूर अपने कष्टों को भुलाने के लिए ताड़ी पी रहे हैं। ये एक तरह का लोकल नशा करने की चीज होती है जो एक पेड़ के से निकाला जाता है, ताड़ के पेड़ से। तो बच्चों की चीखें और माताओं की झुलझुलाहट का माहौल और भी उस स्थिति को विकट यानी कि बहुत मुश्किल बना रहा है। गोविंद एक युवा मजदूर दुनिया के मजदूरों के एक होने का आह्वान करते हैं, लेकिन अन्य मजदूर उसकी बातों को का अविश्वास और निराशा के साथ सुनते हैं। वे सोचते हैं कि एकजुट होने का कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं बनता। गोविंद उन्हें संगठित होने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिल पा रहा। इस बीच एक नया मजदूर आता है और बताता है कि नए मजदूरों को कम वेतन पर भर्ती किया जा रहा है, लेकिन हड़ताल करने को कोई तैयार ही नहीं है। सुंदर, जो एक मजदूर है और अपनी नौकरी की खुशी के बारे में बताता है, पर उसकी पत्नी पार्वती उसकी स्थिति को लेकर चिंतित है। सुंदर यह स्वीकार करता है कि उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पैसे की जरूरत है, और यह भी कि उसकी शादी के बावजूद उसे अपने जीवन के लिए खुद को अनुकूलित करना होगा। पार्वती इस बात से परेशान होती है कि सुंदर उसे छोड़कर जा रहा है और उसके चेहरे पर चिंता का भाव है। अंतिम और चौथा दृश्य है कि एक सप्ताह बाद मिस्टर मिश्रा के कार्यालय का दृश्य है, जहां पहले की साम्यवादी सोच के बजाय एक भौतिकवादी दृष्टिकोण का प्रभुत्व है। मिस्टर मिश्रा अब एक नए और भव्य रूप में नजर आते हैं और उनके कमरे में बदलाव भी दिखता है। वे अपने काम में व्यस्त और कंपनी के लिए कागजात तैयार करवा रहे हैं। मिस्टर कपूर उनके सहायक बताते हैं कि कंपनी के एजेंट आए हैं और उन्हें भुगतान करना है। तभी मिस्टर मिश्रा का एक पुराना अखबार उठाते हैं जिसमें सुंदर नाम का उल्लेख है। पार्वती, जो एक तस्तरी में फल लेकर आई है, मिस्टर मिश्रा को देखकर चकित होती है। उसी समय मिस्टर मिश्रा के नौकर ने बताया कि सुंदर सुबह तड़के कहीं चला गया है। उसने माफी मांगी है। इन दोनों दृश्यों में श्रमिकों की स्थिति, उनके सपने, उनकी वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है। गोविंद और सुंदर जैसे पात्र सामूहिकता और संघर्ष का प्रतीक है, जबकि मिस्टर मिश्रा का बदलता हुआ दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ किस तरह सामूहिकता के सिद्धांतों पर हावी हो सकता है। यह पूरी रचना समाज के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने की गहन समीक्षा को प्रस्तुत करती है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। एक साम्यहीन साम्यवादी पाठ के लेखक कौन है? भुवनेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव। इस पाठ में मुख्य पात्र कौन कौन है? सुंदर, पार्वती और गोविंद। इस पाठ के नाटक में क्या दिखाया गया है? मजदूर वर्ग की दुखदायी जीवन शैली। कामरेड उमानाथ मिश्रा किस पाठ के पात्र हैं? एक साम्यहीन साम्यवादी पाठ के। जुगल किशोर मिल का प्रमुख भागीदार कौन है? मोहन स्वरूप अग्रवाल। पार्वती के पति का क्या नाम है? सुंदर। मिश्रा के कार्यालय साम्यवादी सोच की जगह अब किसका प्रभुत्व है? भौतिकवादी दृष्टिकोण। गोविंद और सुंदर जैसे पात्र किसका प्रतीक है? सामूहिकता और संघर्ष का। आधुनिक एकांकियों का जनक किस लेखक को माना जाता है? भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव को। मिश्रा जी का दृष्टिकोण क्या है? यथार्थवादी। नाटक का प्रमुख विषय क्या है? साम्यवाद। सुंदर का प्रमुख संघर्ष किससे है? पूंजीपतियों से। पार्वती का मुख्य गुण क्या है? सहानुभूति। गोविंद की भूमिका क्या है? नेता। मिस्टर अग्रवाल का व्यवसाय क्या है? पूंजीपति। संदर्भ व्याख्या करें। प्रश्न। सच पर साम्यवाद तो एक वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक भावुकता ही है। संदर्भ में पाठ पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। प्रसंग किससे कौन कह रहा है या फिर किस सिलसिले में कहा गया है? तो यहाँ पे मिस्टर अग्रवाल मिस्टर मिश्रा से कह रहे हैं। व्याख्या में पूरा डिटेल करना होता है। यह उदाहरण नाटक में साम्यवाद के प्रति एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहाँ मिस्टर अग्रवाल साम्यवाद को एक वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक भावुकता के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार साम्यवाद केवल विचारों का एक समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो लोगों को एकजुट करने की कोशिश करती है, फिर चाहे उसका आधार तर्क, विज्ञान हो या न हो। इस संदर्भ में साम्यवाद को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो श्रमिकों की कठिनाइयों और असमानताओं के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह विचारधारा न केवल आर्थिक न्याय की आवश्यकता को इंगित करती है, बल्कि यह मानवता के प्रति एक भावनात्मक प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। नाटक के माध्यम से लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि साम्यवाद के सिद्धांतों की स्वीकारता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और मानवीय प्रासंगिकता पर होनी चाहिए। इस तरह यह उदाहरण नाटक के समस्त संदेश और उसकी अधिक गहराई को समझने में मदद करता है, जहां भावनाएं और तर्क दोनों का महत्व है। 15 मार्क्स के आपको मेन एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो 2 अलग अलग लेसन से होगा। तो वीडियो का ये सारांश देखकर आप उस पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टिप्पणी दिया है एग्जाम्पल पे, आप देख सकते हैं कि पार्वती इस नाटक में एक महत्वपूर्ण चरित्र है जो न केवल अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करती है, बल्कि समाज में व्याप्त न्याय
और असमानता का भी प्रतीक है। उनका चरित्र मानसिक संघर्ष, प्रेम, त्याग के एक जटिल ताने बाने को दर्शाता है। पार्वती एक ऐसी महिला है जो अपने पति सुंदर के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रही है। उनका प्यार और समर्थन सुंदर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वह उसकी आर्थिक स्थिति और संघर्ष को लेकर गहराई से चिंतित है। यह संघर्ष पार्वती के व्यक्तित्व की गहराई को देता है। जहां एक ओर वो अपनी पत्नी के सपनों का समर्थन करती है, तो दूसरी ओर अपनी सुरक्षा और भविष्य की चिंता भी होती है। पार्वती का चरित्र उस समय की सामाजिक धारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जहां महिलाओं को अक्सर अपने पति के निर्णयों के आगे समर्पण करना पड़ता है। उनके संवादों में स्पष्ट होता है कि वह अपने अधिकारों और इच्छाओं को व्यक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन सामाजिक सीमाओं के कारण वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाती। पार्वती के व्यवहार में त्याग और सहानुभूति की भावना भी दिखाई देती है। वह सुंदर को उसकी पसंद के रास्ते पर चलने का समर्थन करती है, भले यह उनके लिए व्यक्तिगत कठिनाइयों को जन्म दे। यह प्रेम और कर्तव्य की भावना को दर्शाता है, जो इस नाटक में पार्वती के चरित्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। दो चार लाइन का निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर पार्वती का चरित्र न केवल सुंदर के साथ उसके संबंधों को उजागर करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्ष और उसके भीतर की ताकत को भी प्रतिबिंब करता है। यह नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक प्रतिबंध अक्सर एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं। उनके माध्यम से नाटक में भावनात्मक गहराई और मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है। एक दूसरा शीर्षक है सुंदर। इस नाटक में एक जटिल और बहुआयामी चरित्र है, जो अपने संघर्षों और आंतरिक द्वंद्वों के माध्यम से समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चरित्र न केवल व्यक्तिगत चुनौतियों को दर्शाता है, बल्कि सामूहिक श्रमजीवियों की स्थिति को भी उजागर करता है। सुंदर का चरित्र उन मजदूरों का प्रतीक है जो अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते रहते हैं और आर्थिक तंगी और नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, और इसी कारण उन्हें नौकरी के लिए पार्वती से समझौता करना पड़ता है। उनके जीवन का यह पहलू दर्शाता है कि किस तरह आर्थिक विषमता व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी को प्रभावित कर सकती है। सुंदर का पार्वती के प्रति प्रेम गहरा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों और दबावों के कारण वह कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। उनका संवाद और व्यवहार इस द्वंद्व को दर्शाते हैं कि वह अपने परिवार की भलाई के लिए कितने तैयार हैं, फिर भी वह अपने सपनों को भी महत्व देना चाहते हैं। उनका यह संघर्ष दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक जिम्मेदारियां अक्सर टकरा जाती हैं। सुंदर का चरित्र न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता की आलोचना भी करता है। वह अपने साथी श्रमिकों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दर्शाते हुए सामूहिक प्रयास ही उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उनकी यह पहल दिखाती है कि वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी लड़ने के लिए तत्पर है। निष्कर्ष, कुल मिलाकर सुंदर का चरित्र नाटक में गहराई और संवेदनशीलता लाता है। वह एक साधारण मजदूर है, लेकिन उसकी जटिलता और संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनके माध्यम से नाटक में श्रमिकों के अधिकारों, प्रेम और सामूहिकता की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं, जो इसे और भी अधिक प्रासंगिक बनाती हैं। तो इस तरह से ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चे कि आपको सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।